राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा राज्य स्तरीय महारैली का हरियाणा स्टेट के लोगों के द्वारा आज ये कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो संगठन है वो हम लोगों के द्वारा लगभग 87 ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें विद्यार्थियों का है, युवाओं का है, बेरोजगारों का है, महिलाओं का है, किसानों का है, मजदूरों का है, गांव के मजदूरों का है, टीचरों का है, प्रोफेसर लोगों का है, वकीलों, ऐसे 87 ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक नाम के आधार पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अंतर्गत इकट्ठा किया गया है। ये हमारे अपने संगठन भारत मुक्ति मोर्चा, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजिटेशन। ये आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन, क्योंकि हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आंदोलन किए बगैर होने वाला नहीं है। केवल संगठन बनाने से हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आंदोलन करना होगा और आंदोलन भी राष्ट्रव्यापी करना होगा। केवल भिवानी का नहीं, केवल हरियाणा का नहीं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा। और भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ये 36 प्रदेश और केंद्र शासित मिलाकर देश बना हुआ है। अगर कश्मीर से फ्लाइट में बैठो तो केरला जाने के लिए 4-5 घंटे लगेंगे, बस से नहीं। फ्लाइट से अगर कश्मीर से बैठो तो केरला पहुंचने के लिए 4-5 घंटे लगेंगे। इतना विशाल देश है जो 800 साढ़े 800 पर घंटे के किलोमीटर से फ्लाइट चलती है। इतना बड़ा भौगोलिक रूप से देश है। अगर हरियाणा का आदमी केरला में जाएगा तो उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, आपकी भाषा उसको समझ में नहीं आएगी। आप हिंदी बोलोगे और अक्खड़ बोलोगे, थोड़ी हरियाणवी बोलोगे, है? हरियाणवी अलग होती है ना, थोड़ी अक्खड़ होती है। वो केरला का आदमी जो है मलयाली बोलेगा, ना आपको मलयाली समझ में आएगी ना आपकी हरियाणवी उसको समझ में आएगी। तो ये छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा विशाल देश है। मगर इतना बड़ा विशाल देश का राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन अगर आप नहीं चला सकते हो तो फिर आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन बनाया गया है। और जो बहुजन क्रांति मोर्चा नाम का संगठन बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया कि शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां हैं। कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है? यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे। इनमें से कितने पढ़े लिखे लोगों को ये पता है कि शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां हैं। 1703 जातियों का मतलब है 1703 टुकड़े ब्राह्मणों ने किए हैं। अब ब्राह्मण पूंजीपति नहीं है, मगर हमारे टुकड़े किया। पूंजीवाद हमारी बहुत बड़ी समस्या है, मगर अकेले पूंजीवाद हमारी समस्या नहीं है। 1703 टुकड़े शेड्यूल कास्ट के हमारे पढ़े लिखे को मालूम नहीं है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि अनपढ़ों को मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो सवाल ही गलत है। अनपढ़ों को मालूम, अरे अनपढ़ है तो मालूम कहां से होगा? मैं तो कह रहा हूं पढ़े लिखे को मालूम नहीं है।
आदिवासियों की 801 टुकड़े हैं और पिछड़े वर्ग के 3743 टुकड़े हैं। तीनों की गिनती करो, 6247 टुकड़े हैं और हर टुकड़े वाला ने अपना संगठन बनाया है ना। हर टुकड़े ने, एक ब्राह्मणों ने हमको टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने हमें जाति के टुकड़ों में बांटा, बांटने से ब्राह्मणों का फायदा हो रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग अपने जाति का संगठन बनाते हैं और ब्राह्मणों का ही काम करते हैं कि तुमने बांटा, हम बांट के रखना चाहते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने बांटने का, टुकड़ों में बांटने का काम किया और हम वो बांटे हुए टुकड़ों का संगठन बनाते हैं और फिर उस जाति को मजबूत करने का काम करते हैं। जब एक जात मजबूत होगी तो 6200 टुकड़े मजबूत रहेंगे और जब तक 6247 टुकड़े मजबूत रहेंगे, फिर ब्राह्मण सर में बैठ के मूतेगा नहीं तो क्या करेगा? आपके सर पर ब्राह्मण बैठ के मूत रहा है तो मूतेगा नहीं तो क्या करेगा? अब हरियाणा का जो खट्टर है, मुख्यमंत्री है ना, खट्टर, कोई बता सकता है कि खट्टर का 15 अगस्त 47 के पहले हरियाणा में कोई गांव था? हरियाणा के लोगों को पता नहीं। मैं तो महाराष्ट्र से आया हूं, मेरे को पता है खट्टर का गांव पाकिस्तान में है। हरियाणा के अंदर खट्टर का गांव नहीं है, खट्टर का गांव पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान 14 अगस्त 47 के बाद खट्टर आए भारत में और मुख्यमंत्री बना हरियाणा का। होना नहीं चाहिए ना, ये हो रहा है, हो चुका है। तो ये हम लोगों को सीखने की बात है, सबक सीखने की बात है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि खट्टर की कोई जाति हरियाणा में निवास करती है। जिसकी जाति ही हरियाणा में निवास नहीं करती है, वो मुख्यमंत्री बना कैसे? मुझे समझ में नहीं आता। हरियाणा के लोगों को ज्यादा समझ में आता होगा, वो मैं उनसे जानकारी लूंगा बाद में। अब जो आदमी पाकिस्तान से भारत में आएगा तो मुसलमानों से दुखी तो रहेगा। जो मुसलमानों से दुखी रहेगा वो आरएसएस में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? आरएसएस में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? समझ आ रहा, थोड़ा गणित समझा रहा हूं उसके आरएसएस में जाने का। हरियाणा के चुने हुए एमएलए ने खट्टर को मुख्यमंत्री ने चुना, हाईकमान ने चुना। जरूरी था, हाईकमान ने खट्टर को मुख्यमंत्री बनवाया। संविधान में क्या लिखा हुआ है? चुने हुए विधानसभा सदस्य बहुमत से अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, ये संविधान में लिखा है। मगर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने चुने हुए एमएलए को मुख्यमंत्री चुनने नहीं दिया, दिल्ली वालों ने। मैं तो हरियाणा का नहीं हूं, तो मैं जानता हूं। मैं ये बात जानता हूं,
और जान रहा हूं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रदेश में आकर ही बोल रहा हूं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के विरोध में भी जाके बोलता था। वो वोट डरते हैं, नरेंद्र मोदी को वोट डरते हैं, तो उधर जाके भी मैं बोलता हूं। मैं इसलिए आप लोगों को यह बात समझा रहा हूं कि 6247 टुकड़े हैं हम लोगों के। ये टुकड़े जो है जिन लोगों ने किए, जिन ब्राह्मणों ने किए, और ब्राह्मणों ने इसके समर्थन में अपना धर्मशास्त्र खड़ा किया, इन लोगों को ब्राह्मण हिंदू कहता है। ये हिंदू है। कल का उदाहरण बताता हूं आप लोगों को, पुराना नहीं, कल का। वो पुराने तो बहुत है मेरे पास। कल का काश्मीर में एक भट्ट ब्राह्मण को मारा, दूसरे ही दिन उसको 1 करोड़ रुपया बीजेपी ने दिया, उसको बीवी को नौकरी दिया, उसके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगा। बिहार का एक शेड्यूल कास्ट मजदूर मारा, एक लेडीज को मारा, उसका क्या हुआ? उसको कोई नया पैसा नहीं, मगर वो अखबार में क्या छप कर आ रहा है आरएसएस के द्वारा? नहीं, वो हिंदू है, वो भी हिंदू है। जिसको 1 करोड़ मिला वो भी है, और जिसको एक फूटी कौड़ी नहीं मिला वो भी हिंदू है। तो समझ में नहीं आ रहा ये हिंदू वाला मामला, ये क्या है, ये हिंदू क्या है? एक भट्ट नाम का ब्राह्मण, उसको 1 करोड़ मिल गया, उसके बीवी को नौकरी मिल गया, उसके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन की व्यवस्था हो गई, मगर जो बिहार का शेड्यूल कास्ट और एक औरत मर गई, उसको 1 नया पैसा नहीं मिला। 5-6 दिन हो गए, और वो अखबार वाले क्या लिखते हैं? नहीं, वो लोग मुसलमान काश्मीर के हिंदुओं को मार रहे हैं। अरे भट्ट भी हिंदू है अगर तुम कहते हो, और वो शेड्यूल कास्ट भी हिंदू है, शेड्यूल ट्राइब भी हिंदू है, बैकवर्ड भी हिंदू है। अगर तुम बैकवर्ड को भी हिंदू कहते हो, तो कुत्तों की गिनती करते हो, जानवरों की गिनती करते हो, हिजड़ों की गिनती करते हो, साले पिछड़ों की क्यों नहीं करते? ओबीसी की क्यों गिनती नहीं करते? प्रजापति की गिनती क्यों नहीं करते? प्रजापति जी, सैनी जी, गिनती नहीं करते। हिजड़ों की करते हैं, कुत्तों की करते हैं, जानवरों की करते हैं, मगर उनकी गिनती नहीं करते और बयान देते नहीं हिंदू। अबे हिंदू है तो गिनती कर ले, है? तेरी तो संख्या पता चलेगी ना। 3.5% ब्राह्मण है। ब्राह्मण ने बीजेपी बनाई, ब्राह्मण ने आरएसएस बनाई। साढ़े 3% ब्राह्मणों ने, और एक देश के पिछड़े वर्ग के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, नॉमिनेट किया। नॉमिनेट समझते हो? अंग्रेजी का शब्द है, नॉमिनेट किया। ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आरएसएस के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ, ये नामधारी प्रधानमंत्री है। नामधारी समझते हो? अंग्रेजी में नॉमिनेट और हिंदी में नामधारी। तो ना नॉमिनेट हमारे लोगों को समझ में आता है, ना नामधारी समझ में आता है। मैं थोड़ा देहात का उदाहरण देता हूँ। मैं देहाती आदमी हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, गांव का उदाहरण देता हूँ। यहाँ हमारी महिलाएं बहनें हैं, मैं पहले उनसे क्षमा चाहता हूँ, उदाहरण देना पड़ेगा। गांव में शादी होती है, तो शादीशुदा आदमी अपने दोस्त को परिचय देता है कि ये मेरी बीवी, शादीशुदा बीवी है, ये मेरी बीवी शादीशुदा बीवी है। वो दोस्त पूछता है, ए दूसरी औरत जो खड़ी है, ये कौन है? ए दूसरी जो खड़ी होकर ऐसी रखी हुई है। तो क्या बोले? ए ऐसी रखी हुई है। ए नरेंद्र मोदी भी ए ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। नॉमिनेट कहा समझ में नहीं आया, नामधारी कहा समझ में नहीं आया। देहाती उदाहरण दे रहा है, समझ। देहाती ज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
अंग्रेजी का कहा नहीं समझ में आया। सवाल अकेले वामन मेश्राम को समझने का नहीं है। वामन मेश्राम को अकेले समझ में आ गया तो वो तो जानकार हो गया। मेरे अकेले के जानकार होने से क्या होगा, आप लोगों को भी तो जानकार होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का, और पिछड़े वर्ग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रहा है कि पिछड़े वर्ग की ओबीसी की गिनती नहीं होगी। पिछड़े ही वर्ग का आदमी पिछड़े ही वर्ग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है। सही कहा जा सकता है? ये सही हो सकता है? थोड़ा दूसरा देहाती और एक उदाहरण देता समझ में आने के लिए। गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, ऐसा होता नहीं है। ज्यादा ज्यादा गधा होता है, मगर मैं आपको बता, गधे से गधा है, गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो, गधे से गधे कुल्हाड़ी दे दो, बोलेगा क्या करना है? ये तुम्हारा पैर है, ये काटो, एक कुल्हाड़ी से एक काटो। तो गधे से गधा आदमी क्या बोलेगा? गधा जरूर है, इतना गधा कि अपने ही हाथों से अपना पैर काटूंगा। गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी इतना गधा है? अपने ही पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में जानवरों की, कुत्तों की, हिजड़ों की, सभी की गिनती कर रहा है, मगर पिछड़ों की गिनती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया, नहीं करूंगा। तो नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता, इसलिए वो गिनती नहीं कर रहा है। बात सही है? जो चीज वामन मेश्राम को समझ में आती है उससे कम समझ में आती है नरेंद्र मोदी को, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री, उसको समझ में नहीं आता, इस वजह से उसने गलती किया, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र मोदी को वामन मेश्राम से ज्यादा समझ में आता है, इसलिए तो घंटा घंटा देते घंटा बोलता है? बोलता है, भाषण करता है, समझ में आता है तभी तो भाषण करता है। फिर समझ में आता है तो अपने ही जाति बिरादरी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दाखिल कर दिया? है ना सवाल? अगर समझ में आता है तो जो वामन मेश्राम को समझ में आता है और जो नरेंद्र मोदी को समझ में आता है और मेरे से ज्यादा आता है, अगर मेरी तरह ही वो अमल करने का काम करता तो मेरी तरह सड़कों पर घूमता रहता। मैं सड़कों पर घूम रहा हूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनता। मैं जो सच बता रहा हूं, सारे दुनिया को बता रहा हूं, जागृत करने का काम कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा नरेंद्र मोदी जानता है, मगर ये जागृति करने का काम वो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो प्रधानमंत्री नहीं बनता। वो मेरी तरह ही सड़कों पर घूमता रहता। तो ये ओबीसी के जाति आधारित गिनती के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी ने हलफनामा दाखिल कर दिया। ये उसने नहीं, आरएसएस ने कहा करो, दाखिल करो, प्रधानमंत्री ने ना करो। ये आरएसएस का नॉमिनेटेड आदमी है, बड़े फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं। आरएसएस के केंद्रीय समिति में एक भी पूंजीपति नहीं है, सारे ब्राह्मण। जा रहा समझ में? अगर एक भी पूंजीपति नहीं है और सारे ब्राह्मण है तो सारे मिलकर ब्राह्मण पूंजीपति का राज क्यों स्थापित करना चाहते हैं? ये सारा मुझे समझ में नहीं आता। है ना? विचार करने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है कि नहीं? देश में पर्दे के पीछे से सारा का सारा आरएसएस के लोग चला रहे हैं, मगर उनकी संख्या 3.5% है। 3.5% लोग चुनाव लड़ ले तो सैम पेपर पर लिखवा सकता हूं
3.5% वोट के आधार पर कोई ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। सरपंच बनने का तो सवाल नहीं। देहात का रहने वाला हूं, ब्राह्मण गांव में चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता। एक घर का ब्राह्मण, हरियाणा में तो मुझे नहीं लगता नहीं एक घर का भी होगा, कई कई घरों में एक होगा। मेरे गांव में एक ब्राह्मण, 13 गांव का ठेका है उसका। इसका मतलब है 12 गांव में एक भी ब्राह्मण है समझ? इसका मतलब है उसका 13 गांव का ठेका है, मेरा गांव पकड़कर 13, इसका मतलब 12 गांव में एक भी ब्राह्मण नहीं। चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है 12 गांव में। और मेरे गांव में इसलिए चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि अकेला 3.5% ब्राह्मण है। ग्राम पंचायत में 3.5% वोट के आधार पर ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता। सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। देश के पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। और आपको बताया नॉमिनेट करने का मतलब क्या है? इसलिए आपको ये सबूतों के साथ बता रहा हूं। मैं बगैर सबूत के कहीं पर भी नहीं बोलता। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप प्रधानमंत्री के विरोध में बोलते हैं, मुख्यमंत्री के विरोध में बोलते हैं, आपके विरोध में एफआईआर दाखिल क्यों नहीं होता? तो मैं कहता हूं दाखिल करके देख ले, फिर मैं बताता हूं उसको। क्योंकि मामला फिर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो सबूत पर फैसला करेंगे। सबूत में फेंक के मारूंगा, सबूत में फेंक के मारूंगा। मेरे पास है ब्राह्मणों के जो सबूत इंडिया में नहीं मिलते, मैं लंदन में जाकर लाता हूं। क्योंकि ब्राह्मणों के सारे धर्म ग्रंथों के सारे कच्चे चिट्ठे जो है अंग्रेज लोग जब गए तो लेके गए, वहां रखे हुए हैं। बहुत लोगों को मालूम है, मैं लंदन कई बार गया तो मैं देख के आया, वहां है। तो मैंने एक बार उनको पूछा कि बाबा साहब आंबेडकर एक मनुस्मृति, एक खास किस्म का लेखक है, उसका लिखी हुई है, वो कॉपी मुझे चाहिए। भारत में ब्राह्मणों ने गायब कर दिया, वो मुझे वहां चाहिए। कहा कि लंदन में नहीं है। कहाँ मिलेगी? कहा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। मैंने पूछा ऑस्ट्रेलिया में क्यों मिलेगी? तो अंग्रेजों ने कहा हमारे अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया में, हमारे अंग्रेज अमेरिका में हैं, हमारे अंग्रेज कनाडा में हैं, हमारे अंग्रेज न्यूजीलैंड में हैं, हमारे अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत सारे लोगों को पता है ये अंग्रेजों का राज वहां जाकर ही बस गए, भारत में तो बसे नहीं। भारत तो छोड़कर गए, मगर वहां तो वो बस गए और चुनाव के आधार पर उनका प्रधानमंत्री वहां होता है। कनाडा में भी, अमेरिका में भी। अमेरिका में सारे इंग्लैंड के अंग्रेज जो है ना, वो अमेरिका से। कितने लोगों को पता है? मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाहता हूं, चढ़ूनी साहब किसानों के बड़े नेता है, सम्मानित नेता है। किसानों के 543 में 200 से कम किसान नेता संसद में नहीं है। 200 से कम नहीं, ज्यादा है होंगे। 200 से कम नहीं, ज्यादा ही होंगे। एक भी किसान नेता पार्लियामेंट में इनके समर्थन में नहीं बोला, किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं बोला। अगर 200 लोगों ने पार्लियामेंट में हंगामा किया होता तो किसानों को सड़कों पर साल भर रहने की जरूरत नहीं होती। ये जो हमारे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारी समस्या है। पार्टी किसी गधे को टिकट देती है, वो गधा चुन कर आता है। एक समय था जवाहरलाल नेहरू का, एक समय था इंदिरा गांधी का। कहा जाता था इंदिरा गांधी ने अगर इलेक्ट्रिक का बोर्ड खड़ा कर दिया तो भी चुन के आ जाए।
अखबार वाले लिखते थे कि इंदिरा गांधी ने इलेक्ट्रिक का पोल खड़ा कर दिया, वो भी चल गया। ये तो गधे से भी छोटा वाला मामला, क्योंकि वो इंसान ही नहीं है, वो लोहा है। मैं आपको एक हिस्टोरिकल बात बताता हूं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की और बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई हुई। आप लोग लड़ाई हुई, तो क्या ये निजी लड़ाई थी? क्या गांधी जी के ढोर डंगर अंबेडकर के खेत में जाके चढ़ते थे, फसल का नुकसान करते थे, और गांधी जी के ढोर डंगर अंबेडकर के खेती में जाके चढ़ते थे? ऐसी वजह थी जिसकी वजह से गांधी और अंबेडकर का झगड़ा होता था। अंबेडकर के पास कोई जमीन नहीं थी, गांधी के पास भी कोई जमीन नहीं थी, दोनों के पास कोई ढोर डंगर नहीं थे, तो चरनी की वजह से लड़ाई का कोई मामला ही नहीं था। दोनों बैरिस्टर थे, गांधी जी भी बैरिस्टर थे, बाबा साहब अंबेडकर भी बैरिस्टर थे। अगर लड़ने का ही मामला आता तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ते। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की और बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई हुई। क्यों? बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को कहा, गांधी जी, आजादी मिलेगी, डेमोक्रेसी आएगी, तो हमारे लोगों को लोक संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कहा जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। गांधी ने जवाब। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने दूसरा सवाल पूछा, चढ़ोनी जी, बहुत फंडामेंटल बात है। दूसरा सवाल पूछा, कौन सा? ये गांधी जी, एक बात तो आप मान गए, धन्यवाद। दूसरा सवाल, वो जो प्रतिनिधि चुनकर जाना चाहिए हमारे लोग संख्या के अनुपात में, वो सच्चे और ईमानदार होना चाहिए कि नहीं? है? वो सच्चे और ईमानदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ताकि इस पर मैं बाद में बताऊंगा, दोबारा कभी बताया नहीं। बाबा साहब अंबेडकर का कहना क्या था कि हमें ऐसी चुनाव प्रणाली होनी चाहिए जिसमें सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर जाने चाहिए। गांधी जी ने जब नहीं माना तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने 17 अगस्त 1932 को सेपरेट लोकटेड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को घोषित कर दिया। तो गांधी जी को लगा कि इससे तो अछूतों के, आदिवासियों के सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर आ जाएंगे। तो गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। कितने लोगों को पता है कि हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर नहीं आने चाहिए, इसलिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। कितने लोगों को, पढ़े लिखों को पता है? सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर नहीं आने चाहिए, इसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। इसका मतलब है गांधी जी आजादी चाहते थे, मगर आजादी में जो एमएलए है, एमपी है, वो सही और सच्चा प्रतिनिधि चुनकर जाना चाहिए, इसके समर्थन में गांधी जी नहीं थे। इसका मतलब है गांधी जी आजादी के भी समर्थन में नहीं थे, क्योंकि आजाद भारत में अगर जनता के सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर नहीं जाएंगे तो फिर ये आजादी किसकी होगी? ये था सवाल। बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई जीती और गांधी जी ने उसके विरोध में आमरण अनशन किया। जबरदस्ती से गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर पूना पैक्ट थोपा, जॉइंट लोकटेट लाया, जिसके द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने ये जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते हैं, उसके लिए व्हाट गांधीयन कांग्रेस आउट टू अनटचेबल नाम की किताब में लिखा, गांधीयन इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल नाम की किताब में लिखा,
स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, जो उन्होंने संविधान सभा को मेमोरेंडम सबमिट किया, उसमें लिखा, क्या लिखा कि जॉइंट रूल ऑफ स्टेट से दलाल और भड़वे चुनकर जा रहे हैं। दलाल बड़े समझ में आ रहा है? आता है? दलाल और भड़वे चुनकर जाते हैं। सुनने को अच्छा लगता? दलाल और भड़वे चुनकर जाते हैं। हरियाणा में मैंने एक खबर सुनी कि एक समय एक शेड्यूल कास्ट का बड़ा लिखा बंदा एमएलए बना, उसकी विधानसभा में पिटाई की गई। पुरानी कहानी है। यहां एक शेड्यूल कास्ट का गवर्नर था, उसकी भी पिटाई की गई। छोटे मोटे आदमी की बात नहीं कर, गवर्नर समझते हो, गवर्नर की भी पिटाई की गई। तपासे ना, गणपत राव तपासे था, गवर्नर था। तो याद आ रहा है? पुराने कुछ बुजुर्ग है, उन लोगों को याद होगा। गणपत राव तपासे है, मैं हरियाणा का नहीं हूँ, देश का जानता हूँ। सारे देश का, कौन से विधानसभा में किधर क्या हो रहा जानता हूँ, सारे देश का जानता हूँ, सारा डाटा। और मैं कागज नहीं देखता हूँ, इधर ही कंप्यूटर है, कोई कागज नहीं देखता। तो ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, शेड्यूल कास्ट के आदमी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, शेड्यूल ट्राइब के आदमी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेटेड, देश का राष्ट्रपति नॉमिनेटेड। राष्ट्रपति मंदिर में पूजा करने के लिए गया, मंदिर के पुजारी ने कहा अंदर नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते, सीढ़ियों पर ही पूजा किया। शर्म से मर जाना चाहिए राष्ट्रपति को, जो संविधान की रक्षा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, उसको मंदिर के पुजारी ने अंदर नहीं आने दिया। अरे तेरा भगवान जिसकी तू पूजा कर रहा है, तेरी इज्जत बचाने का काम नहीं कर रहा है, तू काहे को पूजा कर रहा है? अरे ये कौन सा भगवान है तेरी इज्जत बचाने का काम नहीं कर रहा है, फिर भी कर रहा है? तेरी इज्जत नहीं बचा रहा, फिर भी पूजा कर रहा। अभी जबरदस्ती है, काहे को कर रहा? तेरे को जबरदस्ती कर रहा कोई? वो पुजारी तो मना कर रहा। हरियाणा की भाषा में कहा जा, अरे पुजारी तो पूजा करने के लिए मना कर रही है, हरियाणा मना कर रही है, तू काहे को कर रही है? हरियाणा भी है ना? क्या जरूरत है, क्या को कर रही है? अरे नॉमिनेशन से समस्या है, real representation, then the real representative versus nominated representative. देश की डेमोक्रेसी नॉमिनेटेड डेमोक्रेसी। पार्टी के लेवल पर जिस किसी को टिकट दिया जाता है वही चुनकर आता है। चुनाव 2 बार होते हैं, एक बार पार्टी उसको टिकट देती है, उसके बाद जनता चुनती है। अगर किसी शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लास के किसी एमएलए, किसी एमपी के पास जाओ कि हमारी आवाज तुम पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठा रहे हो, वो क्या जवाब देता है? एससी एसटी ओबीसी का एमपी, तुम टिकट देते हो क्या हमको? क्या बोलता है एससी एसटी ओबीसी का एमपी? क्या बोलता है? तुम टिकट देते हो क्या हमको? हा? नहीं देते हो ना? पूछो मत, तुम्हारे सवाल उठाते क्यों नहीं हो, पूछो मत। तुम टिकट देते हो क्या? नहीं। तो वोटर क्या कहता है? मगर वोट तो देते हैं ना, तेरे को वोट तो देते हैं ना। तो एमपी क्या बोलता है? पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया तो तू वोट कैसे देगा? अभी है आ रहा है कि समझ? आपको समझा रहा हूं एक बात।
था। इस देश की जो सिस्टम है, जो कैसे काम करता है, वो समझा रहा हूं। पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया तो तू मुझे वोट कैसे देगा? पार्टी टिकट देगी तो फिर तू वोट देगा। इसका मतलब है चुनाव 2 बार होता है। एक बार पार्टी चुनती है, उसके बाद वोटर चुनता है। वोटर को दूसरे नंबर पर चुनने का अधिकार है, पार्टी को कैंडिडेट नॉमिनेट करने का अधिकार है। नॉमिनेट करने से क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जस्टिस अखोदिया जयपुर से जोधपुर जा रहे थे, राजस्थान। उनके साथ शेड्यूल कास्ट का एमएलए था, राज्यसभा का मेंबर चतुर्वेदी कांग्रेस का था, एक ड्राइवर था। गाड़ी में 4 लोग बैठे थे। 10-20 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद चतुर्वेदी जो ब्राह्मण था और राज्यसभा का मेंबर था, उसने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्यों? टॉयलेट में रोक दिया। चतुर्वेदी जो ब्राह्मण राज्यसभा का मेंबर था, टॉयलेट के लिए गया। गाड़ी में जस्टिस अखोदिया और एमएलए शेड्यूल कास्ट का बैठा था। 1-2 मिनट के बाद शेड्यूल कास्ट के एमएलए ने जस्टिस साहब को कहा, जस्टिस साहब, चतुर्वेदी जी टॉयलेट को गए मगर पानी लेकर नहीं, तो जस्टिस साहब ने एमएलए शेड्यूल कास्ट को कहा, चतुर्वेदी जी का पिछवाड़ा है, वो धोना चाहते हैं, नहीं धोना चाहते हैं, उसकी समस्या है, ये तेरे विधानसभा का मामला है जो तू चिंता कर रहा है। अब जस्टिस आदमी, दिमाग तो रखने वाला आदमी था, तो उसने एमएलए को कहा, ये तेरे विधानसभा का मामला है जो तू चिंता कर रहा है। चुप हो गया। 1-2 मिनट के बाद फिर कहा, जस्टिस साहब, मेरे को रहा नहीं जाना, चतुर्वेदी जी पानी लेकर नहीं गए तो पिछवाड़े का सफाई कैसे? जस्टिस साहब ने एमएलए को कहा, तू दोबारा मेरे को पूछकर पानी ले जाना चाहता है? हैं? मेरे को पूछकर पानी ले जाना चाहता है? तेरे नालायकी में मुझे भी शामिल करना चाहता है? नालायक, तेरे को पानी लेकर जाना है, जा, मेरे को पूछ मत। अरे को समझ आ रहा है? जस्टिस शामिल नहीं होना चाहता उसमें। तेरे को पानी लेकर जाना है, जा, मगर मेरे को उसमें शामिल मत कर, मेरी सहमति से पानी लेकर जाने की बात मत कर। बिस्लेरी का बोतल उठाया एमएलए गए। मैं यही बैठा और जज साहब यहाँ बोल रहे थे, अजमेर राजस्थान में हमारा स्टेट कॉन्फ्रेंस चल रहा। तो मैंने जज साहब को वहीं से पूछा, जज साहब, कि वो ये एमएलए था शेड्यूल कास्ट का, वो पानी की बोतल लेकर ही गया या चतुर्वेदी का पिछवाड़ा भी धोया? तो जज साहब ने कहा, झाड़ी के पीछे थे, मैं देख नहीं पाया, हो सकता है सब हो गया। झाड़ी के पीछे थे, हो सकता है कि हमारे एमएलए ने पिछवाड़ा धोया होगा, मैं देख नहीं पाया झाड़ी के पीछे। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जॉइंट इलेक्टेड से दलाल और भड़वे चुनकर जाएंगे, पिछवाड़ा धोने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के एमएलए एमपी बनेंगे, यहां तक गिर जाएंगे नहीं सोचा। अरे इतना गिर जाएंगे, इतना नहीं सोचा था बाबा साहब आम्बेडकर के। इतने साले हरामखोर, इतने नालायक पैदा हो जाएंगे। नहीं, नालायक होंगे, दलाल होंगे, बड़वे होंगे, मगर पिछवाड़ा धोने लायक हो जाएंगे, इतना नहीं सोचा। जो हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, ये नॉमिनेटेड डेमोक्रेसी है। नॉमिनेटेड बाय ब्रांड मीन्स कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट किसकी? श्रीपाद अमृत डांगे, हमारे महाराष्ट्र का, बॉम्बे का ब्राह्मण श्रीपाद अमृत डांगे, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। केरला का नंबूद्री ब्राह्मण, ममता बनर्जी
बंगाली ब्राह्मण। 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, 3.5% ब्राह्मणों की, 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, खाली ब्राह्मणों की ही पार्टियां क्यों है? जिनकी संख्या 3.5% है, उनकी नेशनल लेवल की 5 रिकॉग्नाइज पार्टियां है, क्यों है? और अगर है तो इस देश का जो मीडिया है, जानकारी के तौर पर हमारे लोगों को जानकारी क्यों नहीं दे रहा है? मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान क्यों नहीं दे रहा है, मैं कह रहा हूं जानकारी क्यों नहीं दे रहा है। मीडिया का काम लोगों को जानकारी देना है, जानकारी क्यों नहीं दे रहा है? जानकारी क्यों हाइड कर रहा है? जानकारी क्यों छुपाने का काम कर रहा है? जानकारी से विद्रोह खड़ा हो सकता है, इसलिए जानकारी को हाइड कर रहा है। अखबारों का काम, मीडिया का काम जानकारी देना है, जानकारी ही नहीं दे रहे, बाकी सब दे रहे। बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि ओपिनियन क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। अखबार वाले ओपिनियन देते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं देते। हमारे लोगों को ओपिनियन क्या होता है और जानकारी क्या होती है, ये भी फर्क समझ में नहीं आता। ओपिनियन में ओपिनियन वाले आदमी का इंटेंशन इन्वॉल्व होता है और जानकारी मेयर डाटा होता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? ये जानकारी मेयर डाटा होता है और ओपिनियन में देने वाले का इंटेंशन शामिल होता है। वो अपने मतलब के लिए अपने मतलब की ओपिनियन देता है और बाकी हाइड करने का, छुपाने का काम करता है। हमारे लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। 6,247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हम लोगों को बांटा, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को बांटा। ये जो मंडल कमीशन की 3,743 जातियां है, उसमें कौन कौन है? नॉमिनेटेड ट्राइब की जातियां है, एमबीसी की जातियां है, उसके बाद ओबीसी की जातियां है, उसके बाद एससी एसटी ओबीसी से कन्वर्टेड मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है। 6 धर्म के लोग हैं, ये मंडल कमीशन के अंदर है। 3,743 जातियों में है। ओबीसी कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग सारे के सारे अछूत है, आदिवासी सारे के सारे आदिवासी है, वैसे ओबीसी के लोग, ओबीसी कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। मंडल कमीशन की जो ओबीसी की लिस्ट है, उसमें सबसे निचले पायदान पर नॉमिनेटेड ट्राइब है। ट्राइब और ओबीसी अलग अलग लोग हैं, मगर उन लोगों ने, जिन्होंने लिस्ट तैयार की, उन्होंने नॉमिनेटेड ट्राइब को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया। न्याय करना नहीं है, शामिल कर दो। नॉमिनेटेड ट्राइब का एक भी आईएएस अधिकारी भारत में नहीं है। अभी दिल्ली के नरेंद्र मोदी ने कमीशन बनाया, दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रजनी शाह, उसका रिपोर्ट आया, एमबीसी का एक भी आईएएस अधिकारी नहीं है, एक भी आईपीएस अधिकारी नहीं है भारत भर में 75 साल के आजादी में। अगर एक भी एमबीसी का आदमी आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? उनका सुनने वाला कौन है? ओबीसी के कितने लोग हैं? 5.2%। 25-30 साल हो गए हैं मंडल लागू होकर, 5.2% है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 3.5% है। कितने? 79.5%, राउंड अबाउट 80%। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ब्राह्मणों का कब्जा है। तुम्हारे साथ न्याय कैसे होगा? वहां तो हजारों साल का तुम्हारा दुश्मन आईएएस बैठा हुआ है, आईपीएस बैठा हुआ है, तुम्हारे साथ न्याय करने के कुर्सी पर बैठा है। क्यों करेगा? जो 2000 साल से तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार रहा है, वो न्याय करेगा? भारत में जो व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, जिस जवाहरलाल नेहरू को हम आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा,
हम सारे अपने सगे चाचा को चाचा नहीं कहते, मगर जवाहरलाल को जरूर चाचा कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था भारत में स्थापित की, ये स्थापित करने के बाद बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी के लोगों को कुछ करने के लिए रखा ही नहीं, जवाहरलाल नहीं करता। और जवाहरलाल कौन था? समाजवादी, सेकुलर, चच्चा, आधुनिक भारत का निर्माता। अरे ब्राह्मणों का कब्जा कर लिया भारत पर, अंग्रेजों का था, अंग्रेज जाने के बाद ब्राह्मणों का कब्जा कर लिया। ये सारा काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। अरे ये सारा काम अगर जवाहरलाल नेहरू ने किया तो फिर बीजेपी को करने के लिए क्या बचा? बीजेपी को करने के लिए कुछ नहीं बचा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सीनियर आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी को बुलाया कि हम कुछ मुसलमानों के विरोध में कुछ फैसला करना चाहते हैं, क्या करें बताओ तो। आप जरा पुराने तजुर्बेकार है। तो पुराने आईएएस अधिकारियों ने कहा कुछ नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा कि मुसलमानों का 2.5% है, 15% संख्या है, प्रशासन में 2.5% है। अब 2.5% से नीचे ले आओगे तो मिडल ईस्ट के देशों से तेल तो लाना पड़ेगा ना अटल जी आपको। तेल तो उनके पास है। आपके देश में जो गाड़ियां 4 व्हीलर है वो चलानी है, तो चलाने के लिए तेल तो लाना पड़ेगा ना मिडल ईस्ट से, मध्य पूर्व से। वो मुसलमानों के देश है। अगर तुम 0% मुसलमान रखोगे प्रशासन में, तो मुसलमान देशों में अगर आपको कोई एम्बेसडर बना के भेजना है जो तुम्हारे तेल की व्यवस्था करेगा। मौलाना समझ आ रहे? मौलाना ने मतलब भारत के मुसलमानों ने जवाहरलाल को सेकुलर समझ के, और जवाहरलाल ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था मजबूत की। जो व्यवस्था ब्राह्मणवादी मजबूत की, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आज मुसलमानों को ठोक देगी। समझ में? इस सच्चाई को कबूल करना होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था बनाई, वो व्यवस्था आज मुसलमानों की ठुकाई कर रहा है। और जवाहरलाल को सेकुलर के नाम पर आंख लगा के वोट डालने का काम मुसलमानों ने किया। उसी मुसलमानों की ठुकाई ब्राह्मणवादी लोगों ने जो व्यवस्था बनाई, जवाहरलाल नेहरू ने व्यवस्था बनाई, वही उनकी ठुकाई कर रहा है। ये मैं जो बोल रहा हूं वो सारे आंकड़ों के आधार पर, भारत सरकार के आंकड़े, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर बोल रहा हूं। कोई भारत का ब्राह्मण, कोई भी आदमी जो मैं बोल रहा हूं उसमें काना मात्रा गलत साबित कर देगा। काना मात्रा, बाकी तो छोड़ो, काना मात्रा भी गलत साबित नहीं कर सकता। काना मात्रा समझते हो? बाकी तो छोड़ो, पूरे डाटा के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ। नरेंद्र मोदी कितना अकड़ता है? तीनों किसानों के कानून पीछे ले लिया, मगर एक बार भी किसान से बात नहीं की। चौधरी साहब, तीनों कानून पीछे लिया, एक बार भी किसानों से बात नहीं। जब नरेंद्र मोदी लंदन जाता है, न्यूयॉर्क जाता है, वाशिंगटन जाता है, यूरोप जाता है, तो देश वाले क्या कहते हैं? भारत का प्रधानमंत्री आया। अमेरिका कहता है भाजपा का प्रधानमंत्री आया। कहता भारत का प्रधानमंत्री आया। तो जो भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो किसानों का भी तो प्रधानमंत्री है। किसानों से बात करता, इज्जत घट जाती है। नरेंद्र मोदी की इज्जत घट जाती है। बात करता किसानों से तो कौन सी इज्जत घट जाती? नहीं तो अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी कहते रहता है, क्या कहता है नरेंद्र मोदी किसानों को? अन्नदाता, अन्नदाता, अन्नदाता। अबे अन्नदाता की औलाद बात करने के लिए राजी नहीं है, अन्नदाता कह रहा है। ये अन्नदाता कहने से क्या होगा?
जरा डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं किसानों के साथ। नरेंद्र मोदी ने कभी किसानों के डेलीगेशन के साथ एक बार भी वार्ता की? 40 लोगों ने एक बार भी बात करने के लिए राजी नहीं। इतना सारा अकड़ था है प्रधानमंत्री, इतना अकड़ नहीं होनी चाहिए। मैं देहाती आदमी हूं, देहाती उदाहरण बताता हूं। गांव में जब आदमी मरता है ना, तो गांव में लोग कहते हैं मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। पता है आपको? मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। बोलते थोड़ा घी लगाओ, थोड़ा घी लगाओ। बगैर घी लगाए अगर उठाओगे ना, ऐसा खड़ा हो सकता है। उठाने के बाद ऐसा ही उठाओ, ऐसे ही खड़ा हो जाता है। तो घी लगाओ, थोड़ा नरम करो। गांव में कहते हैं। आप सोचते होंगे कि आप नरेंद्र मोदी को मरा हुआ कह रहे हैं। अरे मैं कोई बगैर सबूत की बात नहीं करता हूं भाई, सबूत चाहिए। आप सोचते हो अरे वो 1.5 घंटा बोलता है, चलता फिरता है, देश का प्रधानमंत्री है, देश को चलाने का काम कर रहा है, मरा हुआ कैसे है? चल सबूत दे दे। बगैर सबूत के नहीं माने। नरेंद्र मोदी कहता है मैं पिछड़े वर्ग का हूं। नरेंद्र मोदी कहता है ओबीसी का हूं। नरेंद्र मोदी कहता है चाय बेचने वाला भी हूं। होता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसके ही विरोध में हलफनामा दाखिल करता है। इस किस्म की बात है। तो नरेंद्र मोदी का जो जमीर है, वो जमीर आवाज नहीं लगाता नरेंद्र मोदी को। जैसे देखो, आपको थोड़ा उदाहरण देकर बता। अरे नरेंद्र, तू तो कहता है तू पिछड़े वर्ग का है, तू तो कहता है तू ओबीसी का है, तू तो कहता है कि तू चाय बेचने वाला है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जाति बिरादरी के विरोध में हलफनामा क्यों दाखिल कर रहा है? ऐसी आवाज नरेंद्र मोदी के जमीर ने नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी के जमीर ने ऐसी कोई आवाज नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि नरेंद्र मोदी का जमीर मरा हुआ। नरेंद्र मोदी का जमीर मरा हुआ है। जिसका जमीर मरा हुआ होता है, उसके जिंदा होने से क्या फर्क पड़ता है? उसके जिंदा होने से क्या फर्क पड़ता है? उसके जिंदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस कौम के लिए, समाज के लिए कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जमीर मरा हुआ है। जिसका जमीर मरा हुआ होता है, वो भी मरा हुआ ही होता है। तो चलती फिरती लाश होती है। इस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने बनाई, जिस व्यवस्था को बदलने की हम बात करते हैं, उस व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं। और इसके लिए हम लोग सारे देश भर में, मैं 18 साल 3 या 4 महीने का रहा हूं, तो मैं नौकरी में लगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सुपरवाइजर ने कहा, पाटिल नाम का एक सीनियर आदमी था, इसको ट्रेनिंग दो, काम कैसे करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस का काम कैसे करना है, ट्रेनिंग दो। तो जो पाटिल आदमी था, वो 6 बजे तक मुझे गवर्नमेंट का ट्रेनिंग देता था। 6 बजे के बाद बाम सेट की मीटिंग में लेके जाता था। 2 ट्रेनिंग देता था। एक तो सरकार का ट्रेनिंग देता था, दूसरा बाम सेट का ट्रेनिंग 6 बजे के बाद देता था। अब वो मेरा ट्रेनर था, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता था। मैं उसके साथ जाता गया तो पता ही नहीं चला था मैं बाम सेट का कार्यकर्ता कब हो गया। 18 साल 3-4 महीने से काम कर रहा हूं। अभी मेरी उम्र 65 साल की। अभी मेरी उम्र 65 साल की हो गई। 18 साल 3-4 महीने का तब से कर रहा हूं। गिनती कर लेना कितने साल हो गए। एक गिनती तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, मेरी गिनती बहुत कच्ची है, तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, तुम गिनती कर लेना कितने साल से कर रहा हूं। और इतने साल काम करने से जब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो उनका ऑडियो हमारे पास रहे। पहले के समय में वीडियो नहीं होते थे, पहले के समय में ऑडियो चलता था। तो
वो जो ऑडियो हमारे पास रिकॉर्ड में है, उन्होंने कहा 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेक संगठन था। ये रिकॉर्ड मेरे पास है। और हम लोगों ने इतने साल से काम करके 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमने संगठन बनाया। शेड्यूल कास्ट के कई जातियों को इकट्ठा किया, आदिवासियों के कई आदिवासियों को इकट्ठा किया, ओबीसी के कई जातियों को, एमबीसी नॉमिनी ट्राइब ओबीसी के कई जाति के कार्यकर्ता हमारे साथ काम करते हैं, सारे देश भर में करते हैं। हमारे वकील साहब को ऑब्जेक्शन हो सकता है, वकील साहब को, वकील साहब लास्ट में बैठे, उनके लिए बोल रहा हूं। हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग किसी ओबीसी के घर में जाके समझाने का काम नहीं करते, माइक में ब्लेम जरूर करते। आया समझ क्या बोल रहा हूं? हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग किसी ओबीसी के घर में जाके उसकी अकल दुरुस्त करने का काम नहीं करते, उसको समझाने का काम नहीं करते, उसको जगाने का काम नहीं करते। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं ज्योतिराव फुले मेरे गुरु हैं, कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर के मेरा गुरु कौन? ज्योतिराव फुले। अरे बाबा साहब अंबेडकर ज्योतिराव फुले एक माली जाति के आदमी को अपना गुरु बनाते हैं, उससे सीखते हैं, अपना आंदोलन चलाते हैं। 24 अप्रैल 1948 को ओबीसी का डेलीगेशन बाबा साहब अंबेडकर को मिलने के लिए लखनऊ में आया, रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उत्तर प्रदेश के अधिवेशन में कहा कि आपको शेड्यूल कास्ट के लोग यहां उपस्थित हैं, आपको पहल करके बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जगाना चाहिए, जोड़ना चाहिए और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करनी चाहिए। ये जो गोविंद वल्लभ पंत, ये जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, अगर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के आदमी को आप इकट्ठा कर लेते हो तो ये जो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आपका मुख्यमंत्री बनेगा और आपके जूतों के फीते खोलने का काम करेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने गोविंद वल्लभ पंत के मुख उधर बैठे था। बाबा साहब अंबेडकर जब माइक पर बोल रहे थे तो वो उधर बैठ के सुन ही रहा था। तो बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखित कंप्लेंट की, मेरे पास डॉक्यूमेंट है तो बगैर डॉक्यूमेंट के बोलता नहीं हूं, कंप्लेंट की कि आपका कैबिनेट मिनिस्टर इधर आता है और जूतों के फीते खोलने की बात करता है। जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को लेटर लिखा, क्या आपने ऐसा ऐसा कुछ बोला? बाबा साहब ने उसका जवाब दिया, वो कॉपी भी मेरे पास है। क्या जवाब दिया? बाबा साहब ने जवाहरलाल को कहा, हम संविधान सभा में संविधान लिख रहे हैं और संविधान में हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग दोनों अगर मिल जाते हैं तो उनका बहुमत बन जाता है और बहुमत से वो अपनी सरकार बनाते हैं। जवाहरलाल जी, ऐसा ही ना हम संविधान में लिख रहे हैं? हाँ? जो आपके चीफ मिनिस्टर को बुरा लग रहा है, संविधान में यही ना लिख रहे हम लोग? बुरा तो नहीं मानना चाहिए ना मुख्यमंत्री को। मैं तो जो संविधान में लिखा जा रहा है वो केवल इलेक्टोरेट को समझा रहा हूं। जवाहरलाल ने फाइल क्लोज कर दिया, बराबर है, मुख्यमंत्री को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है इस देश में क्या हो रहा है। मैं ये बात इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं। यदि 52% ओबीसी के लोगों के विरोध में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग विरोध में काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब है वो बीजेपी के कैंप में ओबीसी को धक्का मारकर भेजना चाहते हैं। आप जगाने का काम तो कर नहीं रहे हो।
आप ओबीसी के विरोध में बात करके उसको बीजेपी के कैंप में ढकेल रहे हो, तो बीजेपी का कैंप मजबूत हो जाएगा। अगर बीजेपी का कैंप मजबूत हो जाएगा तो एट्रोसिटी कम होगी, शेड्यूल कास्ट की। वकील साहब को समझ में आना चाहिए ना, वकालत करना अलग बात है, संगठन चलाना, आंदोलन करना, आंदोलन का रिजल्ट निकालना अलग बात है। मैं वकील के विषय में नहीं जाना चाहता, वो पंडित है, मगर वकील को मेरे विषय में नहीं घुसना चाहिए, ये मेरा विषय, मैं इसका पंडित हूं। मैं वकील की मदद के लिए वकील के पास जाऊंगा कि वकील साहब मदद करो। वकील को मेरे संगठन के एरिया में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि उसका एबीसीडी उनको पता नहीं है, आंदोलन का एबीसीडी उनको पता नहीं है, आंदोलन का एबीसीडी उनको पता नहीं है। वो इधर ना घुसे और मैं उनके वकालत में ना घुसूं, बराबर। अगर मैं डॉक्टर की सुई देने का काम करूंगा और डॉक्टर मेरे संगठन का काम करने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर को अपना काम करना चाहिए, मुझे अपना काम करना चाहिए। तो ये आंदोलन कोई गिल्ली डंडू का खेल है जो सबको समझ में आ जाए, हैं? बच्चों का खेल है। अगर बच्चों का खेल होता तो फिर ये समस्या बाबा मेहसान के लिए बची रहती क्या? पहले खत्म हो गई होती। हमारे गिल्ली डंडू वाले लोग ही समस्या का समाधान कर लेते तो हमारी समस्या ही नहीं बचती। मगर ये मामला इतना आसान नहीं है। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या ईसा पूर्व 185 को, सम्राट बृहदत्त मौर्य हमारा राज था, सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की ईसा पूर्व 185 को। उसके बाद मनुस्मृति लिखी गई, इतिहास पढ़ लो थोड़ा। उसके बाद मनुस्मृति लिखी गई, उसके बाद रामायण लिखा गया, उसके बाद महाभारत लिखा गया। बुद्ध के प्रवचन में दशरथ जातक है, उसके 800 साल बाद दशरथ जातक की चोरी करके ब्राह्मणों ने रामायण लिखी। ऐलानिया बोल रहा हूं, कोई पंडित है तो चुनौती है पंडितों को, जो मैं कह रहा हूं गलत साबित कर दे। दशरथ जातक का बीज कथा की चोरी करके ब्राह्मणों ने रामायण लिखा है। कोई भारत का ब्राह्मण, ये देखो हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड में बोल रहा और लाइव हो रहा है और सारे देश के लोग सुन रहे हैं। लंदन में भी सुनते हैं, न्यूयॉर्क में भी सुनते हैं, कभी कभी रात में 4 बजे मुझे टेलीफोन आता है न्यूयॉर्क से कि आपसे बात करना है। अरे मैंने कहा मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? हमारे यहाँ तो दिन निकला है। अरे तेरा अमेरिका दिन निकला होगा, इधर तो भारत है। कहा कि नहीं तुम्हारा वीडियो सुन रहा था, रहा नहीं गया, इसलिए इसी समय टेलीफोन किया। ये रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। दशरथ जातक की कथा की चोरी करके ब्राह्मणों ने रामायण लिखा। 31 जातक कथाओं की चोरी करके महाभारत लिखा। है कोई पंडित, है कोई ब्राह्मण जो गलत साबित कर दे? सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दूंगा, मुंह पर फेंक के मारूंगा। अरे हल्ले, तेरे को समझ में नहीं आए तो पूछ ले, तेरे को समझ में नहीं आए तो पूछ ले मेरे को, ये बताऊंगा संदर्भ कहां से है। तो एक ब्राह्मण द्विवेदी ने लिखा सोशल मीडिया, जब मैंने ऐसा कहा अगर ये बात सही है, क्या कहा उसने, अगर ये बात सही है दशरथ जातक की चोरी करके हम लोगों ने रामायण लिखा, अगर ये सही है तो राम को क्यों नहीं मानते? द्विवेदी नाम के ब्राह्मण ने मुझे लिखा, क्या लिखा कि अगर दशरथ जातक के राम की चोरी करके रामायण लिखा तो तुम राम को क्यों नहीं मानते? तो मैंने जवाब दिया द्विवेदी नाम के ब्राह्मण को, साले हमारे पास ओरिजिनल है तो तेरा डुप्लीकेट क्यों माने? हमारे पास साले द्विवेदी, हमारे पास ओरिजिनल है, साले तेरा डुप्लीकेट क्यों माने? कल तक तुम्हारी सुन रहे थे, अभी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, छानबीन करेंगे। जो सही होगा मानेंगे, गलत होगा बोलेंगे, तुम्हारे मुंह पर ठोक के बोलेंगे।
इसलिए बता रहा हूं, ये इतिहास हमारे लोगों का है। और आज जो हम लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, ये सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या ईसा पूर्व 185 को करने के बाद वहां से ये समस्या है। उसके बाद जातियों का निर्माण हुआ और आज हम जातियों के टुकड़ों में बटे हुए हैं। वहां से शुरू हुआ ये इतिहास। जिनको इतिहास मालूम नहीं होगा वो बदलेंगे कैसा? इतिहास बदलने के लिए इतिहास मालूम होना पूर्व शर्त है। जो इतिहास को बदलना चाहते हैं वो इतिहास को बदलने की राह पकड़ने वाले लोगों को इतिहास मालूम होना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जिनको इतिहास मालूम नहीं है वो इतिहास बदलने का काम नहीं कर सकते। इतिहास इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे अकेले के जानने से क्या होगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं जानता हूं बीजेपी की सरकार है, खट्टर मुख्यमंत्री है, जानता हूं, जानने की वजह से ही बोल रहा हूं। अरे जब मैं गुजरात में जाके बोलता हूँ तो ये तो छोटा है, 90 विधानसभा का राज्य है। गुजरात 200 विधानसभा का स्टेट है, ये 90 है ना? 90 है। पंजाब 117 है। मैं जानता हूँ। ये लड़ाई है, लड़ना पड़ेगा। बगैर लड़ाई से ये मामला हल होने वाला नहीं है। और तब से लेकर अब तक एक विशाल संगठन खड़ा किया। आप लोग सोचते होंगे कि मैं जो बता रहा हूं फेंक रहा हूं, जैसे नरेंद्र मोदी फेंकता है। कुछ लोगों को लगा अरे फेंक रहा है, नरेंद्र मोदी जैसे फेंकता, वो अमन मेजराम भी फेंक रहा है। अच्छा फेंक रहा है, देखो लो सब 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद किया। अबे प्रोफेसर किया कि नहीं किया? भारत बंद किया। भारत बंद करने के बाद नरेंद्र मोदी को संसद में 200 पॉइंट रोस्टर का संविधान संशोधन करवाया। भला इतना अकड़ने वाला आदमी सीधा किया, ऐसा अकड़ता है, ऐसा सीधा किया। 200 पॉइंट रोस्टर का संविधान संशोधन। मैं मंत्रिमंडल के अंदर एग्जीक्यूटिव डिसीजन बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं। कितने लोगों को संविधान संशोधन और एग्जीक्यूटिव डिसीजन का फर्क समझ आता है? मैं वकील नहीं हूं, मगर वकील से कम भी नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम के विरोध में मैंने ड्राफ्ट लिख कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर लॉयर ने कहा, किसने लिखा? कहा हमने। कितनी वकालत पढ़े? कहा कुछ भी नहीं। कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने सीनियर लॉयर को कहा अगर हमने दूसरे लॉयर से लिखा तो उसी को वकील क्यों नहीं बनाया? तुम्हारे पास क्यों आया? अगर इतना बढ़िया ड्राफ्ट दूसरे वकील ने लिखा तो फिर उसी को केस देते, तेरे पास क्यों आते? सीनियर लॉयर को समझ में आया, सही तुम्हारे पास इसलिए आए क्योंकि हम लिखने वाले वकील नहीं है, कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए आए भाई तेरे पास है? ऐसा ड्राफ्ट लिखा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमारे वकील को एक बार भी आर्गुमेंट करने के लिए खड़ा नहीं होने दिया और चीफ जस्टिस ने मेरे फेवर में निर्णय दे दिया। डॉक्यूमेंट है, ऐसा ड्राफ्ट लिखा, फेवर में ईवीएम के विरोध में निर्णय दिया। फिर सीनियर लॉयर क्या बोल रहा है मेरे को? महीने का 2 लाख रुपए देता हूं, हमारे पास जूनियर का काम करते क्या? मैंने कहा नौकरी छोड़ करके लड़ाई कर रहा हूं तो दोबारा नौकरी बता रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी, नौकरी छोड़कर लड़ाई कर रहा हूं तो दोबारा नौकरी की बात कर रहा है 2 लाख रुपए देने की। मैं तो एक कार्यक्रम में जाता हूं तो 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, कल बनवेल में 11 लाख रुपया। एक कार्यकर्ता चपरासी रिटायर हो गया, 6 लाख की जमीन खरीदा, मेरे को दे दिया। मेरे पास 10 बाय 10 का कमरा नहीं है। गरीब से गरीब आदमी का झोपड़ा जरूर होता है, मेरे पास झोपड़ा भी नहीं है। ये पैंट के नीचे जो अंडरवियर है वो लोगों की दी हुई है।
मेरे पास कुछ नहीं। कोई नहीं बता सकता कि वामन मेश्राम के पास 10 बाय 10 का कमरा है, क्योंकि नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर 10 बाय 10 का झोपड़ा है तो नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लोग देते हैं डेली, वो 2 लाख की बात कर रहे हैं, मैंने कहा डेली देते मेरे को, डेली। इधर भी लाइन लगा कर दे रहे थे, मैंने रोका। अरे रोको भाई, रोका, किधर गया? रोको, मेरे पास बार बार आ रहा, नहीं और दे रहे। अरे रोको भाई, ये 4 अकल की बातें ज्यादा जरूरी है। पैसा आता रहेगा, पैसे की कोई हमारे पास ज्यादा अहमियत नहीं है। पैसा डेली आ रहा है, डेली आ रहा है। सारे देश भर में मेरे डेली कार्यक्रम में डेली लोग पैसा दे रहे हैं, लाखों रुपया दे रहे हैं। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 25 लाख। जिसकी लड़ाई लड़ेंगे वो पैसा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? लड़ाई लड़ रहा हूं ना उसकी, उसको मालूम है। जिसकी लड़ाई लड़ रहा है उसको मालूम है इसके पास कुछ नहीं है, फकीर आदमी है। नरेंद्र मोदी कहता है मैं फकीर हूं। अबे काय का फकीर है? 1000 करोड़ रुपया, 2 हजार करोड़ रुपया चुनाव पर खर्चा करता है नरेंद्र मोदी। तू काय का फकीर है? नरेंद्र मोदी चुनाव में 2-3 हजार करोड़ रुपया खर्चा करता है। 60,000 करोड़ रुपया 2019 के चुनाव में खर्चा हुआ। चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। जो चढ़ूनी साहब कहते हैं कि ये उद्योगपति पैसा लगाकर अपने लोग चुनाव करना, की बात सही है। 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। कहता फकीर है। कहां के फकीर है? हमारे पास 10 बाय 10 का झोपड़ा नहीं, हम है फकीर। हमको कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? तो नरेंद्र मोदी हमारे खिलाफ कोई केस भी नहीं बना सकता, क्योंकि तो केस के लिए साला कुछ दिखाना पड़ेगा। नहीं साला फकीर आदमी के पास क्या है, तो केस ही नहीं बनता। ढूंढ रहा होगा, बहुत लोगों को ढूंढते रहता है, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, पता करो। वामन मेश्राम को जाए ही नहीं निकाला, कहां से निकालेंगे? कुछ नहीं मिलेगा। ये लड़ाई इसीलिए हम लड़। नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद में संविधान संशोधन करवाया। 29 जनवरी 2020 को सीएए के विरोध में भारत बंद करवाया। पूछ रहे प्रोफेसर, सीएए बोला इधर है। सीएए के विरोध में भारत बंद करवाया। उसके पहले सीएए क्या बताता हूं। आसाम में छोटे लेवल पर लागू किया। 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। आसाम में कितने लोगों को पता है हमारे लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का क्या मतलब है? जिसको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और उसको डिटेंशन कैंप में अरेस्ट करके डाल दिया जाता है। 2006 में कांग्रेस की सरकार थी, पहला डिटेंशन कैंप कांग्रेस ने आसाम में बनाया। सेकुलर कांग्रेस ने, मौलाना याद रखो, मौलाना लोग सेकुलर कहते, कांग्रेस सेकुलर है। वो सेकुलर कांग्रेस ने 2006 में सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, पहला डिटेंशन कैंप लागू किया। 19,48,000 लोग, उसमें 5 लाख मुसलमान, बाकी कौन? 14,48,000 कौन? SC ST OBC। वो लोग हमारे बामसेव वालों के पास गए कि आप हमारी मदद करो। आसाम के लोगों ने कहा कि आसाम में तो बामसेव बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, मगर बामसेव देश में मजबूत है। एक आदमी आपकी मदद कर सकता है। कहा कौन? वामन मेश्राम। कहाँ मिलेगा? दिल्ली। कहा दिल्ली तो हम जिंदगी में नहीं गए। तुम्हारे 2 कार्यकर्ताओं ने 5 कार्यकर्ता आसाम के दिल्ली लेके आया। उनकी बात सुना। मैंने कहा प्रताड़ित लोगों को इकट्ठा कर सकते हो गुवाहाटी में, आसाम की कैपिटल में? कहा कई हजार लोग इकट्ठा हुए। SC ST OBC के लोगों को सवाल पूछा। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आंदोलन आसाम में चल रहा था, तुम SC ST OBC के लोग क्या कर रहे थे? मैंने हमारे SC ST OBC को पूछा क्या कर रहे थे? कहा हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने वाले आंदोलन में शामिल थे।
तो मैंने कहा तो अब तो खदेड़ रहा है ना, तो आपकी तो इच्छा पूरी हो गई, अब आपकी क्या समस्या है कि नहीं? आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बीजेपी के लोग हमारे घरों में आते थे, कहते थे कि मुसलमानों को भगाना है, जाहिर बोलते थे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना, प्राइवेट में कहते थे मुसलमानों को भगाना। हमारे लोगों को गुमराह करके इस्तेमाल किया और फिर 14,48,000 SC ST OBC को ही। मैंने पूछा अब क्या समस्या है? तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, तुम अब चिल्ला क्यों रहे हो? हमारा ही नंबर लगा दिया। हमारे लोगों ने मुझे कहा अभी हमारा समर्थन दिया मुसलमानों को खदेड़ने के लिए, अभी सारा हमारा ही नंबर लगा दिया। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग डेली कहते हैं SC ST OBC को, डेली कहते हैं हिंदू 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 हिंदू। के हिंदू में और हिंदू थे तो क्यों निकाल दिया? सरदार जी क्यों निकाल दिया? हिंदू थे ना SC ST OBC, फिर काय को निकाल दिया? अमेरिका में है क्या SC ST OBC? अभी जाएंगे कहाँ SC ST OBC? अमेरिका में कहाँ है? यूरोप में SC ST OBC है नहीं है? कहाँ जाएंगे? निकाल तो दिया, कहाँ जाएंगे? मैंने कहा ये संकट तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। गुवाहाटी से दिल्ली आया, दिल्ली में 29 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया। 5 मार्च 2019 को जितना बड़ा भारत बंद किया था उससे बड़ा भारत बंद हो गया। क्यों? 5 लाख मुसलमानों ने सोचा अगर नरेंद्र मोदी का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का कानून आसाम की तरह सारे देश भर में लागू हो गया तो करोड़ों मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। मुसलमान सारे देश भर में 29 जनवरी 2020 के आंदोलन में सारे देश भर में हमारे साथ में खड़े हो गए। पहले से बड़ा भारत बंद। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली में बैठे, जनसत्ता में खबर आई, दिल्ली में बैठे और सोचने लगे पिछले 50 साल से हमने SC ST OBC के लोगों को मुसलमानों से लड़ाया, मुसलमानों से भिड़ाया। वामन मेश्राम ने एक तरफ SC ST OBC को इकट्ठा किया, दूसरी तरफ मुसलमानों को जोड़ दिया। हमारे 50 साल की मेहनत पानी आया, कुछ समझ में आया? हमारे 50 साल के मेहनत पर पानी फेर दिया। आरएसएस के लोग चिंता में पड़ गए, जनसत्ता में खबर आई, 50 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। हम लोग डेली SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाते हैं, मुसलमानों को उनसे लड़ाते हैं और लड़ाई होती रहती है। अब ये लड़ाई लड़ने वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया, सारा पानी फेर दिया, सारा मामला था। ये लोग अगर इकट्ठा हो गए, SC ST OBC प्लस मुसलमान इकट्ठा हो गए तो डेली ब्राह्मणों की चटनी बनाकर खाते रहेंगे। बहुत संकट है, नाश्ते में चटनी बनाकर खाते रहेंगे। नहीं समझ में नहीं आ रहा? उन्होंने सोचा, मैंने नहीं, उन्होंने। तो ऐसा हुआ तो ये लोग हमारी चटनी बनाकर खाएंगे। जानते हो क्या हुआ? है? क्या हुआ जानते हो? मालूम है आप लोगों को? किसी को पता है? जो कानून नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने बनाया पार्लियामेंट में सारे देश भर में लागू करने के लिए, कचरे के ढेर में मैंने फेंक दिया उसको। लागू नहीं कर पाया नरेंद्र मोदी आज तक। पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है। बीजेपी के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री है, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। मान लिया बहुत ताकतवर, नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री, मान लिया। उसका कानून लागू ना होने देने वाला वामन मेश्राम कितना ताकतवर है? मैंने रोका, मैं भी तो ताकतवर हूं।
और चेतावनी यहां दे रहा हूं दोबारा, नरेंद्र मोदी ने इस कानून को सारे देश भर में लागू करने की कोशिश की, दोबारा भारत बंद करो। मेरे को भारत बंद करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती मालूम है? आधे घंटे का वीडियो बनाता हूं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल देता हूं, फिर उसके बाद सोने के लिए चला जाता हूं। सारे देश के लोग जाग जाते हैं, मैं सोते रहता हूं। पिछले 46 साल से जो मेहनत किया, लोगों को जगाकर संगठन बनाया, कितना बड़ा संगठन बनाया, भारत बंद करने लायक संगठन बनाया, दोबारा भारत बंद किया। 25 मई 2022 को ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए तीसरी बार भारत बंद किया। 25 तारीख का सोशल मीडिया देख लेना, जब कोई सोशल मीडिया में 25 तारीख को देखता था ना, ऐसा बंद 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 बंद, बंद की खबर, बाकी कोई खबर ही नहीं, केवल बंद 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 बंद, दिन भर केवल बंद की खबर। ठीक, बच्चों का खेल नहीं है। आप लोग चिंता कर रहे हैं ना संविधान को, ये लोग बदल देंगे। अरे संविधान को बदल देंगे, वाले कानून नहीं लागू करवा रहे हैं, संविधान को बदल देंगे। आप लोगों को बताता हूं, और बोलने वाले लोगों को भी थोड़ा अनुरोध है, हमारे लोगों को डराने का काम मत करो। मौलाना मेरी मदद चाहिए तो ले लो, किसी मुसलमान के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। आगरा में बीएसपी का एक एमएलए बीजेपी में गया, उसके पहले हमारे लोग उसके पास चंदा मांगने के लिए गए। बीएसपी का एमएलए, उसको हमारे वामसेब के लोग चंदा मांगने के लिए गए, नहीं जाना चाहिए था, मगर गए। मैंने पूछा क्यों गए? बोले अपने समाज का है इसलिए गए। क्या मैंने कहा दिया? नहीं दिया। भाजपा में गया तो कैसे देगा? फिर वो भाजपा के जिला के मीटिंग में गया, वहां चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी? यदि वामसेब नहीं होता तो अभी तक संविधान बदल दिया गया। वामसेब की वजह से हम लोग रुके हुए हैं, बदल दिया गया होगा। मीटिंग से वहां घर आया, टेलीफोन किया, अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ। क्यों? चंदा लेके जाओ भाई। क्यों? अरे तुमने चंदा देने से मना किया। नहीं नहीं अभी आ जाओ, 2000 रुपए लेके जाओ। बीएसपी का बीजेपी में गया, हमारे आदमी को 2000 का चंदा देने के लिए टेलीफोन से बुलाया। क्यों दे रहे हो? नहीं, अंदर जाने के बाद वामसेब के बारे में पता चला, भाजपा के अंदर जाने के बाद वामसेब के बारे में पता चला। इधर जो तुम बोल रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। हमारे लोगों को सुनार के हाथों कान छिदवाओ तो बड़ा दर्द नहीं होता, छेद हो जाता है मतलब दर्द नहीं होता। सुनार के हाथों कान छिदवाना चाहिए, नाक छिदवाना चाहिए तो दर्द नहीं होता। भाजपा के लोग बोले सारे वामसेब अगर नहीं होता तो हम लोग संविधान बदल देते। मैं आपको बता रहा हूं, संविधान बदलने का आरएसएस वाले, नागपुर से आया हूं, नागपुर में हेडक्वार्टर है, और आरएसएस के हेडक्वार्टर के आगे पीछे 10 लाख लोग हमारे रहते हैं। समझ में आया क्या है? ऐसा उंगली दिखाने की जरूरत है मेरे? केंद्र सरकार ऐसे हवा में उड़ जाएगी, उधर हम है। पूछ लेना, वामन मेश्राम नाम सुनते ही उनको मालूम हो जाता है, क्योंकि कुछ इलाके में नाम होते हैं। और मैं उस खानदान का आदमी हूं जिसके 500 लोगों ने भीमा कोरेगांव में 28,000 पेशवा ब्राह्मण को मारा है। कोई दुनिया में इतिहास में कोई नाम है 500 लोगों ने मारने का? उसी के खानदान का हूं। अभी खून हमारा ठंडा नहीं हुआ, अभी गर्म है। आपको सुनते वक्त लग नहीं रहा गर्म है? बोलने से भी पता चलता है कि हाँ ऐसा लगता है।
500 लोगों ने 28,000 पेशवा को मारा। अंग्रेजों ने स्मारक बना के खड़ा किया, साले ऐसे लोग नहीं देखे, अंग्रेजों ने स्मारक बनाया।